आप में कॉन्फिडेंस और कमांड रहेगा तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, भरोसा करेंगे आप पे। लास्ट में कितने सेलेक्ट हुए? लास्ट में मैम 9 हुए थे। 9 में से भी जो होता है 4 मेडिकली अनफिट हो गए। अच्छा। कभी कभी वो हम लोग को ऐसे सिनेरियो में रख देंगे जिसकी हमें आदत नहीं है। जैसे मेरा इंटरव्यू चला था तो उन्होंने मेरा जो PIQ फॉर्म होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जिसमें अपनी सब कुछ डिटेल लिखी होती है, उन्होंने फेंक दिया। SSB इज ऑल अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ। तो मेरे को भी टाइम लगा। आई क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड अदर आर्मीज इन द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने वर्क एथिक्स बहुत मेंटेन करते हैं। कहीं ना मैम पूरा योगदान एक तरह से नोज़गे का भी है, क्योंकि एक जो बेसिक बचपन से बच्चे की ग्रूमिंग होती है उसके लिए नोज़गे ने एक स्ट्रिक्ट कॉर्नर मेरे को प्रोवाइड किया। नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़गे स्टार्स। दोस्तों, आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज का हमारा ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो आर्मी में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे इस पॉडकास्ट में हैं नोज़गे के स्टूडेंट हर्षराज, जो कि हमारे फ्यूचर लेफ्टिनेंट होने वाले हैं, और आज वो हमें बताएंगे उनकी अब तक की जर्नी के बारे में और नोज़गे की जर्नी के बारे में। So Harsh, welcome to the show Nozge Stars. Good afternoon, ma'am. Thank you so much. And सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे फ्यूचर के लेफ्टिनेंट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you. तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी अब तक की आर्मी की जर्नी कैसी रही? मतलब आर्मी के एंट्री पॉइंट पर आप पहुंच गए हैं, फ्यूचर लेफ्टिनेंट होने वाले हैं, तो यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? आपने तैयारी किस तरह से की? जर्नी काफ़ी अच्छी रही मैम। इसकी बेसिकली मैं आफ्टर 12th अप्लाई किया था NDA के लिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो उसके लिए मैं सेलेक्ट हो गया था, बट ड्यू टू मेडिकल रीजंस मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अच्छा। फिर उसके बाद आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैंने ग्रेजुएशन करी थी BTech CSE में। तो 1 साल जॉब करी और उसके साथ साथ प्रिपेयर किया रिटन एग्जाम के लिए, जो होता है कमांड डिफेंस सर्विसेज, जो UPSC कराती है। तो उसके बाद जब वो क्लियर हुआ इन द मंथ ऑफ सितंबर, तब मैंने इन द ईयर 2024 तब मैंने आगे इसके इंटरव्यू के लिए कॉल अप आता है। तो मेरा इंटरव्यू जलंधर में था। तो जलंधर में ही 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन जो करी थी मैंने, वो ऑन माई ओन करी थी। तो इसका रिटर्न कब हुआ था? रिटर्न आपने कब दिया था? इसका रिटर्न हुआ था 2024 में इन द मंथ ऑफ सितंबर में। रिजल्ट कब आया? इसका रिजल्ट आफ्टर 2 मंथ्स आया था। तो Jan-Feb में आ गया। हाँ। रिजल्ट आने के बाद रिएक्शन क्या रहा फैमिली का एंड आपका? फैमिली का रिएक्शन यही था, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वे अहेड। तो उनका यही था कि मैं आगे SSB के लिए प्रिपेयर करूं। मैंने पहले भी निकाल रखा है SSB। तो उनको ये बिलीव था मेरे में कि मैं रिटर्न तो निकाल सकता हूं, बट इट्स मोस्टली टुवर्ड्स द SSB। हाँ, इंटरव्यू वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन थी उनकी। तो इंटरव्यू इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या वो बहुत डिफिकल्ट टास्क देते हैं? डिफिकल्ट टास्क मैम टास्क के बेसिस पे नहीं होता। एक्चुअली एक आर्मी ऑफिसर से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको अपने नीचे 120 लोग कमांड करने हैं, उनकी वेलबिंग देखनी है, और जिस तरीके से वो कमांड करेगा, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ गलतियां कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन वहाँ पे एक कमांड से जो गलती होगी वो 120 लोगों की जान ले सकती है। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें वो देखते हैं कि इस इंसान में क्या ये चीज़ें, लीडरशिप स्किल्स सबसे बेसिक जो होती है वो लीडरशिप क्वालिटी होती है। देन इफ़ यू आर वाइबल इनफ टू पुट डाउन योर थॉट्स एफर्टली, और उसके बाद होती है कि आप लीडरशिप के साथ साथ टीम वर्क कैसा करते हैं, अपने साथ के ट्रूप वालों को कैसे एंगेज करते हैं, टैक्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स कैसी है आपकी, तो ये सब कुछ देखते हैं वो। तो SSB में वही एक सेट ऑफ 12 OLKs होते हैं, जिनको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं। तो उसके बेसिस आपको असेस किया जाता है। तो जैसे आपका रिटर्न क्लियर हो गया, तो आपको इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन की किसी तरह से? एक्चुअली मैम SSB इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेशरसम इंटरव्यू। तो वहाँ पे जिस प्रेशर में आपको रखा जाता है, तो उसमें आपकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि आप बहुत चीज़ ऐसे बोल देंगे जो आपको नहीं इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वो द ऑफिसर सिटिंग नेक्स्ट टू यू हु इज टेकिंग इंटरव्यू इज वेरी स्मार्ट। प्रेशर कैसा रहता है? शाउट आउट करते हैं, कुछ बोलते हैं बहुत तेज तेज, क्या कुछ रहता है? प्रेशर मैम सिनेरियोज में हम लोग को रख देते हैं। वो चिल्लाते, आवाज़ तेज़ भी करते हैं कई बार। कभी कभी वो हम लोग को ऐसे सिनेरियो में रख देंगे जिसकी हमें आदत नहीं है। जैसे मेरा इंटरव्यू चला था तो उन्होंने मेरा जो PIQ फॉर्म होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जिसमें अपनी सब कुछ डिटेल लिखी होती है, उन्होंने फेंक दिया। अच्छा। उसका कोई मोटिव नहीं था, उसका बस यही था कि मैं प्रेशर ले पाता हूँ कि नहीं ले पाता। मतलब सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाले को गुस्सा आए, कुछ रिएक्ट करे, ऐसा? वो घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तो हमें पता है कि सामने वाला बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर है, और हम लोग को पहले उनके सामने कम बोलना है, और जब वो हम लोग के साथ इस तरह बिहेव कर रहा है तो हम लोग बहुत प्रेशर में आते हैं कि हम लोग अब किस तरह से रिएक्ट करें। तो उस पॉइंट पे जब आप कोई रिएक्शन देंगे, उसी से उसको वो एक पुट थ्रू मिलेगा कि हाँ आप किस तरह से आप रहते हैं सोसाइटी में, या आपका रिएक्शन प्रेशर टाइम पे कैसा होगा। SSB इज ऑल अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट योरसेल्फ। तो मेरे को भी टाइम लगा। आई क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, बट दैट वाज बैक व्हेन आई ग्रेजुएट फ्रॉम माय 12th। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो ग्रेजुएशन में काफ़ी चेंजेस आ जाती हैं।
तो सेल्फ एस्टीम एक लेवल पे हाई हो जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस को नीचे लेके आना पड़ता है। अच्छा। तो ये काफ़ी हम्बल डाउन करता है व्हेन यू गेट टू नो अबाउट योरसेल्फ, आप किस तरह बिहेव करेंगे। इंटरव्यू में जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी उसके बारे में, आपको खुद के बारे में और दूसरे के बारे में, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत पता होना चाहिए। और आपके लाइफ डिसीजंस कैसे रहे हैं, कोई रिग्रेट तो नहीं जो आपने डिसीजंस लिए हैं, वो काफ़ी मैटर करता है उसमें। मतलब काफी प्रिपरेशन करके जाना पड़ता होगा। हाँ, काफ़ी प्रिपरेशन मतलब होती है। अच्छा, मतलब आर्मी में वो लोग नहीं जा सकते जो तुरंत रिएक्ट करते हैं तुरंत गुस्सा हो जाते हैं किसी भी बात पर, ऐसे उनके रिएक्शंस हाई वाले हो जाते हैं? नहीं, शॉर्ट टेम्पर इंसान तो आपको मुझे लगता है बाहर ही पसंद नहीं होगा, कोई शॉर्ट टेम्पर हो तो। शॉर्ट टेम्पर वहाँ पे जो होगा वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देगा। तो अगर कोई अगर आपा खो देगा तो एक एथिक्स जो होती हैं वो लूज हो जाएंगी आर्मी की। तो देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड अदर आर्मीज इन द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने वर्क एथिक्स बहुत मेंटेन करते हैं। अच्छा, आप स्टार्टिंग से ही मतलब इस तरह से काम स्टूडेंट रहे हैं या फिर पहले कभी ऐसा था कि गुस्सा भी आता था, ऐसा कुछ? नहीं, गुस्सा तो कभी नहीं रहा, कामनेस भी रही है, बट हाँ शैतान हमेशा से रहा हूँ। तो आर्मी ऑफिसर बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपको छुपा रुस्तम होना पड़ेगा हर चीज़ में। यू शुड बी, शो नहीं करना है कि हाँ, आपको गुस्सा आ रहा है। वही नहीं, गुस्सा बहुत अलग चीज़ हो गई। गुस्सा तो सबको आता है, हाँ। आप उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं वहाँ पे, किस तरह दिखा रहे हैं, तो वो मैटर करता है। क्या आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अगले इंसान को चिढ़ा करके उसका गुस्सा ज़्यादा दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप खुद अपना गुस्सा दिखा करके अपने आपका मोरल डाउन करा दे रहे हैं। हमने हमेशा स्क्रीन पर यही देखा है कि लेफ्टिनेंट होते हैं जो मतलब आर्मी वाले होते हैं, वो बड़े ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ भी अपने इंस्ट्रक्शन है बहुत स्ट्रिक्टली देते हैं यूँ। हाँ होता है मैम, क्योंकि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जैसे आप टीचर या कोई भी टीचर स्कूल में, तो ये चीज़ बचपन से एक ग्रूमिंग होती है कि इफ़ यू आर सपोज टू लीड समवन, तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ेगी, तभी लोग आपकी सुनेंगे। आप में कॉन्फिडेंस और कमांड रहेगा तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, भरोसा करेंगे आप पे। तो वो चीज़ एक इनहेरिट क्वालिटी रखनी पड़ती है एक लेफ्टिनेंट या कोई भी आर्मी ऑफिसर को। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आर्मी में जाने के लिए मॉरल सपोर्ट कब मिला, कैसे मिला? मैम बिगेस्ट मोटिवेशन तो मेरी फैमिली थी, क्योंकि माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ही गेव 14 इयर्स टू दिस नेशन सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस। तो बचपन से वो चीज़ देखी थी, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन तो एक यहीं से आई थी। ऊपर से मैंने कॉलेज के टाइम में एनसीसी करी थी। अच्छा। तो एनसीसी में आई वेंट टू आरडीसी, राजपथ डे, दैट इज रिपब्लिक डे कैंप। तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन एक इनहेरेंट डेवलप होती रही, और मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है, एडवेंचर से मेरे को बहुत प्यार है। तो एक आर्मी या फिर एक डिफेंस फोर्सेज, नेवी, एयरफोर्स कोई भी हो, इसमें एक जो एडवेंचर वाली जो पॉइंट है वो काफ़ी हाई स्टेक पे रहता है। तो यू गेट टू नो अबाउट अ वेरियस लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव कि आप क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी आप नोजगी के स्टूडेंट रहे हो, यहाँ से पास आउट कब हुए और आपकी नोजगी की जर्नी कैसी रही? तो मैम मेरी क्लास 12 कंप्लीट हुई थी 2018 में। तो जर्नी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी रही थी जर्नी। ग्रूमिंग जो होती है, बेसिक ग्रूमिंग, मैंने 6th क्लास में यहाँ पे एनरोल किया था, तो 6 से लेकर 12 तक 6 साल मैंने यहाँ पे दिए। तो काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग हुई। स्पोर्ट्स में हमेशा से मैं इन्वॉल्व रहा था, तो आई वॉज इन स्कूल की फुटबॉल टीम, स्पोर्ट्स में एक्टिव रहूँगा। स्टडीज़ में आई वॉज एवरेज। टीचर्स का काफ़ी योगदान था, द वे दे यूज्ड टू टीच। तो I want to name few of them: Sanjay Pateja sir, then Sachin Goel sir, who taught me chemistry, then Setia ma'am, तो Rajni ma'am. So all of them had a very huge part in my life to help me groom myself. तो काफ़ी अच्छा रहा नोजगे का एक्सपीरियंस। ऊपर से नीफा मैम, ये सब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं नोजगे का योगदान भी रहा है? कहीं ना मैम पूरा योगदान एक तरह से नोजगे का भी है, क्योंकि एक जो बेसिक बचपन से बच्चे की ग्रूमिंग होती है, उसके लिए नोजगे ने एक स्ट्रिक्ट कॉर्नर मेरे को प्रोवाइड किया कि मेरे को पता था कि मेरे को इस जगह रहकर के ये काम करना है। एक रूटीन, एक पढ़ाई के लिए इतना फोकस, उन्होंने हमेशा ये चीज़ करी और कभी रोका नहीं कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कभी पार्ट ना लूँ। नोजगे की चीज़ काफ़ी अच्छी है कि मेरे को हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो ओलंपियाड्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, तो उन्होंने हमेशा से मेरे को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है कहीं ना कहीं। तो स्टार्टिंग से ही एक्टिव रहे हो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी और स्टडी में भी? हाँ, इसमें तो हमेशा से रहा हूँ। अच्छा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन से रहे हैं जो अभी तक आपके टच में हैं या जिन्हें अभी भी आप मिस करते हैं बहुत? मैम मैं तो क्योंकि बचपन से यहाँ पे पढ़ाई करी है, तो मिस तो मैं सबको ही करता हूँ, क्योंकि स्कूल का दिन तो बेस्ट वाले नहीं मैम, फिर वो एक का नाम ले लूँगा, बाकी बुरा मान जाएंगे ना। कोई नहीं मानता बुरा। तो बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा कोई नहीं था, बट एक इंसान जो हमेशा से क्लोज रहा था वो था गोविंद राठी। तो वो मेरे साथ 12 तक नहीं था, मेरे साथ 10 तक ही था। वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। उसके अलावा सारे मैं जितने मेरे साथ 12th में साथ कंप्लीट करी है वो सब मेरे कांटेक्ट में ही है। विजय था, विजय सिंह, देन देयर वर अदर गर्ल्स लाइक सिमरन वाज देयर विद मी, शी वाज फ्रॉम द बायो बैकग्राउंड।
तो इनके साथ हमेशा इन्वायरमेंट काफ़ी लाइट रहता था स्कूल में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मतलब आर्मी में जाने के लिए 12th के बाद क्या कर सकते हैं कि आप आर्मी में चले जाओ, और ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं कि आप आर्मी में चले जाओ, और क्या सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी है? तो मैम 12th के बाद, तो मैम अगर आपको कॉम्बैट आर्म्स में जाना तो दे आर 2 वेज। फर्स्ट इज थ्रू एनडीए, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो उसका एग्जाम होता है ट्वाइस इन अ ईयर। तो उसका बेसिकली यूपीएससी जो होती है वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो उसके थ्रू यू कैन गो टू नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग 3 साल की होगी। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए और साइंस होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। तो अगर आपके पास वो है तो यू कैन गो टू नेशनल डिफेंस एकेडमी। द अदर वे इज थ्रू अ टेक्निकल बैकग्राउंड। अगर आप ने जेईई मेंस क्लियर किया हुआ है तो आर्मी जो है और नेवी जो है वो एक प्रिस्क्राइब सेट ऑफ कट ऑफ निकालती है कि 93 परसेंटाइल, 84 परसेंटाइल, वॉट एवर इट बी। तो उसके बेसिस पे आपको कॉल अप लेटर आता है फॉर पर्टिकुलर बोर्ड जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, वो 5 ऑफिसर्स भी। तो उसके बेसिस पे यू कैन गो टू अ टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्म फोर्सेस। और इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी में यू हैव अ लेवरेज कि आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इन तीनों में से किसी भी एक विंग में जा सकते हैं। उसमें आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो। और बात रही ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी तरीके हैं। अगर आप पहले बीटेक की बात करूँगा जो मैंने खुद करी है, तो बीटेक के बाद आपके पास ऑप्शन होता है एसएससी टेक और टीजीसी का। तो एक फ़र्क होता है टीजीसी और एसएससी टेक में, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो 14 साल नौकरी करते हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर परमानेंट कमीशन, उससे ज़्यादा नौकरी करने के लिए भी। परमानेंट कमीशन वाले ऑटोमेटिकली दे आर अटेन टू सर्व फॉर 21, 26, इवन फॉर 30-40 ईयर्स। तो ये फ़र्क होता है। अब आपने अगर बीटेक करी हुई है इन विच एवर स्ट्रीम इट भी, उसके बेसिस पे कट ऑफ निकलती है। तो आप जब आपका वो कट ऑफ अगर क्लियर्ड है आपका वो जैसे 70%, 75%, 80% जो भी कट ऑफ जाएगी एसएससी टेक के लिए, तो आपको उसके बेसिस पे कॉल अप आएगा, आप इंटरव्यू के लिए यू विल बी कॉल्ड अप। एंड फॉर टीजीसी थोड़ी हाई होती है क्योंकि इट्स अ परमानेंट कमीशन, तो उसके लिए भी सिमिलरली इट्स वर्क इन सिमिलर फैशन कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके अलावा जो होती है रिटर्न एंट्रीज होती हैं। आर्मी के लिए होती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कंबाइंड के लिए होती है सीडीएस, जो मेरा क्लियर हुआ था, दैट इज कमांड डिफेंस सर्विसेज। तो फ्रॉम दैट दे आर डिफरेंट कट ऑफ फॉर ऑल द 3 विंग्स। तो अलग अलग अकेडमी होती है, ओटी होती है, आईएमए होती है, इंडियन नेवल अकेडमी होती है, एयरफोर्स अकेडमी होती है। तो उनके लिए बेसिस पे कट ऑफ निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जाम जो होती है सीडीएस। इसके अलावा अगर आपको एयरफोर्स में जाना है तो उसके लिए होता है एफकैट। तो एफकैट के लिए भी देयर अ पर्टिकुलर कट ऑफ, ये भी रिटर्न एग्जाम होता है जो सीडैक कराता है। तो वो आपका क्लियर होता है तो यू आर कॉल्ड फॉर एएफएसबी, आर्म एयरफोर्स बोर्ड। तो उसमें आप फ्लाइंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, फाइटर पायलट वगैरह के लिए। समझ नेवी में भी ये होता है कि टेक्निकल एंट्री होती है, उसमें ऑल्सो यू कैन ऑप्ट फॉर फ्लाइंग एंड फॉर टेक्निकल ब्रांच जो जीएसएक्स वगैरह बोलते हैं। तो इट्स अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आप उसका अटेंड कर सकते हैं। तो अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें एग्ज़ाम देने के बाद, रिटर्न क्लियर करने के बाद आपने कौन सा फील्ड चूज़ किया है? तो मैम मैं बेसिकली तीनों के लिए रिकमेंडेड हूँ। मेरा एफकैट भी क्लियर हुआ था तो मैं एयरफोर्स के लिए भी रिकमेंडेड हूँ फॉर फ्लाइंग, एंड मैं आर्मी के लिए भी रिकमेंडेड हूँ फॉर थ्रू सीडीएस जो रिटर्न एग्जाम होता है। तो दोनों रिटर्न और देयर अ डायरेक्ट एंट्री जो बीटेक के बाद होती है, दैट इज कॉल्ड एसएससी जीएसएक्स मेन। तो उसमें टेक्निकल ब्रांच होती है नेवी में, तो मेरा वो भी क्लियर है। तो हम वो किस बेस पे, मतलब इंटरव्यू के बेस पे या रिटर्न बेस पे? नहीं, ये इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। योर फाइनल सिलेक्शन इज एट अ कॉस्ट ऑफ योर इंटरव्यू। तो आफ्टर 5 डेज ऑफ इंटरव्यू आपको रिकमेंडेशन मिलता है। तो उसके बाद मेडिकल्स होते हैं, बहुत लोग मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो मेडिकल्स के बेसिस पे मेरिट बनती है। मेरिट में जो आ गया दे आर सेंड जॉइनिंग लेटर। आप लोग कितने इंटरव्यू के लिए, और फिर लास्ट में सिलेक्शन कितनों का हुआ? ऑन एन एवरेज बात करूँ तो मैम 250 से ऊपर ही लोग आते हैं फर्स्ट डे। 5 डे ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। तो उसमें पहले दिन जो होते हैं मैक्सिमम मैंने जो देखा है 38 लोग ही स्क्रीन इन हो पाते हैं। तो 38, मेरे वाले में 29 हुए थे। तो आउट ऑफ 273 दे वर 29। लास्ट में कितने सेलेक्ट हुए? लास्ट में मैम 9 हुए थे। 9 में से भी जो होता है 4 मेडिकली अनफिट हो गए। अच्छा। तो बेसिकली हम 5 ही हैं जो अकेडमी जा रहे हैं इस बार। अभी आपकी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन क्या रहेगा और कहाँ पर ट्रेनिंग होगी? मेरी ट्रेनिंग मैम रहेगी ओटीए चेन्नई में। तो दैट इज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। तो वहाँ पे 11 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग होती है। मेरी ज्वाइनिंग 26 ऑफ मार्च में है। तो काफ़ी स्ट्रेनस ट्रेनिंग होती है, काफ़ी डाइवर्स डायस्पोरा में हम लोग को ट्रेन किया जाता है। अभी आप जैसे अभी आप लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसके बाद भी आपने कुछ डिसाइड कर रखा है, जब मैं लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा तो उसके बाद आपका कोई फ्यूचर गोल है कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुँचना है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि आर्म फोर्सेस जो है बहुत
इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, दे गिव यू एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मेरा प्लान ये है कि दे लेट यू परस्यू एनी एजुकेशन दैट इज मास्टर्स वाइल यू आर इन द सर्विस। वो आपको पूरी पेमेंट देंगे, पूरा पे करेंगे, आपके एजुकेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे, तो आप एजुकेशन कर सकते हो। तो मेरा प्लान ये है कि आफ्टर आई गेट promoted to the rank of major, I'll be pursuing my MBA. MBA करने के बाद मेरे पास एक अपर हैंड रहेगा कि by the time I'll be retiring from the armed forces, मैं बाहर कॉर्पोरेट में नौकरी करने के लिए मेरे पास कोई ऐसा ना हो कि मैं कर ना सकूं, तो मैं बाहर भी कर सकता हूं। तो मेरा ये प्लान है। तो चलिए, हमारी वेल विशेस हमेशा आपके साथ है हर्ष, और हम चाहते हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो तो आप यहाँ पर आए और फिर हम आपका एक और जानदार शानदार इंटरव्यू ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।